लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। पीएम मोदी ने इंडियंस को बोला गोल्ड मत खरीदो, फॉरेन ट्रिप मत करो, फ्यूल बचाओ, वर्क फ्रॉम होम करो। और इंटरनेट पे लोग हंसने लगे। चाय वाला तो पैनिक कर गया, इकोनॉमी क्रैश होने वाली है क्या, पेट्रोल का गोल्ड से क्या लेना देना। लेकिन प्रॉब्लम यह है, अगर पीएम इस लेवल की बातें पब्लिक में बोल रहे हैं तो सिचुएशन शायद हम जितना सोच रहे उससे काफी ज्यादा सीरियस है। क्योंकि ये सिर्फ पेट्रोल क्राइसिस नहीं है, ये इंडिया की इकोनॉमी, मिडिल क्लास, ईएमआई और आपके किचन तक आने वाली एक शॉक हो सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एक पानी का रास्ता 30 किलोमीटर चौड़ा, उस 30 किलोमीटर वाले रास्ते से गुजरता है दुनिया का 20% ऑयल। सऊदी, यूएई, कतार, कुवैत और इराक का। रोज हर दिन फरवरी 2026 में यूएस इजराइल ने ईरान के ऊपर वार शुरू कर दिया। ईरान का जवाब सिर्फ मिसाइल नहीं था, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इफेक्टिवली बंद कर दिया। ट्रैफिक सीधा 5% पे आ गया। सोचो 5%, ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल डिस्ट्रप्शन है, पहले कभी नहीं हुआ। फिलीपींस ने नेशनल एनर्जी इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है, सिर्फ 40 दिन के फ्यूल बचा था उनके पास। बांग्लादेश ने रेशनिंग शुरू कर दिया, श्रीलंका ने वर्किंग डेज कट कर दिया। और इंडिया अब भी के लिए ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है अब भी इम्पैक्ट पूरा आया ही नहीं है। ये जो काम दिख रहा है ये शायद सिर्फ एक डिले है, सेफ्टी नहीं है, लेकिन अब भी एक काउंटडाउन है। और वो काउंटडाउन आपको पता भी नहीं है कितने टाइम से चल रहा है। इंडिया अपनी ज़रूरत की 80% ऑयल बाहर से खरीदता है और उस ऑयल का काफ़ी हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता था। मतलब हर बार जब आप पेट्रोल भरवाया, जब घर पे सिलेंडर आया, जब ट्रक ने राशन डिलीवर किया या स्विगी जोमेटो से खाना आपके घर पे आया, कहीं ना कहीं से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इन्वॉल्व था। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ पेट्रोल तक लिमिटेड नहीं है, फर्टिलाइजर बाहर से, एडिबल ऑयल बाहर से, एलएनजी बाहर से, वही गैस जो इंडिया के 30 करोड़ एलपीजी कनेक्शन तक पहुंचाती थी। और अब टैंकर्स को लंबा रूट लेना पड़ रहा है, 3 गुना कभी कभी 4 गुना लंबा रास्ता। और शिपिंग का वो एक्स्ट्रा पैसा धीरे धीरे हर चीज में घुस रहा है, दाल में, आटा में, सिलेंडर में, खेती में, ट्रांसपोर्टेशन में। सोचो एक बार, आपको लगता है ये ऑयल क्राइसिस है, लेकिन एक्चुअली ये सप्लाई चेन का क्राइसिस है। और सप्लाई चेन तब तक इनविजिबल लगता है जब तक वो टूट नहीं जाता। और उस चेन का एक इंपॉर्टेंट लिंक अभी टूट चुका है। इंडिया के पास अभी रफली 60 दिन का क्रूड ऑयल रिजर्व है। फिलीपींस के पास 40 दिन का था, उन्होंने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। लेकिन असली सवाल रिजर्व का नहीं है, असली सवाल ये है कि अगर ये डिस्ट्रप्शन लंबा चला तो उसके बाद क्या आने वाला है। और सबसे अजीब चीज, ये वॉर शुरू हुए 70 दिन हो चुका है और 70 दिन तक इंडिया बिहेव करता रहा जैसे वॉर एग्जिस्ट ही नहीं करता। पेट्रोल का प्राइस सेम, लाइफ सेम, कंजम्पशन भी सेम, लेकिन बाकी दुनिया एडजस्ट कर रही थी। बांग्लादेश रेशनिंग शुरू कर दिया था, श्रीलंका वर्किंग डेज कट कर रहा था, इंडिया सिर्फ डिले कर रहा था। ये वो हिस्सा जो ऑलमोस्ट कोई नहीं बताता। इंडिया का 3 बड़ी ऑयल कंपनी, इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये तीनों एक ही काम कर रही थी। वो अब तक पेट्रोल का प्राइस को पहुंचने नहीं दे रही थी। क्रूड ऑयल का प्राइस $70 से $126 पर बैरल हो चुका है, नियरली डबल। लेकिन अब के पेट्रोल वही है, 4 साल से सेम प्राइस। क्यों? क्योंकि वो ऑयल कंपनीज अपने पॉकेट से 30,000 करोड़ पर महीने लॉस एब्जॉर्ब कर रही थी, 1,000 करोड़ हर दिन। ये सस्टेनेबल नहीं है, कोई भी बता देगा ये सस्टेनेबल प्रोसेस नहीं है, ये लंबा नहीं चल सकता। और ये जो ठीक लग रहा है आपको इंडिया में, ये एक्चुअली एक लोडेड गन है। गवर्नमेंट सोर्सेस बोल रही है पेट्रोल और डीजल का प्राइस 4 से 5 रुपए पर लीटर बढ़ सकता है 15 मई तक। एलपीजी सिलेंडर 40 से 50 रुपए ज्यादा महंगा। ये अभी गवर्नमेंट अनाउंसमेंट नहीं आया, लेकिन डायरेक्शन क्लियर है। और जब होगा तब ये सिर्फ पेट्रोल महंगा होने की बात नहीं होगी, ये एक चेन रिएक्शन का एक पहला डोमिनो इफेक्ट होगा। ये चेन रिएक्शन को ध्यान से समझो। ऑयल महंगा हुआ तो इंडिया को ऑयल खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर चाहिए रहेगा, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी और रुपीस धीरे धीरे गिरने लगेगा। आज डॉलर का प्राइस इंडियन रुपीस 95 हो चुका है और जब रुपी गिरता है तो इंपोर्टेड चीज धीरे धीरे महंगी होने लगता है। लेकिन अब असली प्रॉब्लम सुनो, इंडिया रोज एक ही दिन में लगभग 1800 करोड़ की गोल्ड खरीदता है रोज, और वो भी डॉलर में। मतलब एक तरफ ऑयल डॉलर को खा रहा है, दूसरी तरफ गोल्ड, दोनों तरफ से डॉलर बाहर जा रही है और हमारे डॉलर रिजर्व खत्म होते जा रहा है। और हर बार जब डॉलर की डिमांड बढ़ती है, रुपये और प्रेशर में आ जाता है।
और ये साइकिल खुद को और डेंजरस बना देता है। और प्रॉब्लम यहीं खत्म नहीं होता। ये सिर्फ पेट्रोल क्राइसिस नहीं है, ये मिडिल क्लास की लाइफस्टाइल की क्राइसिस बन जाती है। ऑयल महंगा होता है, डॉलर और स्ट्रांग होता है, रुपये और गिरता है, और फिर आपका ईएमआई बढ़ता है, जॉब स्लो हो जाता है, सेविंग्स की वैल्यू गिरते हैं। मिडिल क्लास को लगता है सैलरी तो आ रही है, लेकिन जिंदगी धीरे धीरे पीछे जा रही होती है। और शायद इसी फीलिंग को इकोनॉमिक स्लोडाउन कहते हैं। इकोनॉमिस्ट इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है लेकिन ग्रोथ रुक जाती है। वर्स्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। और सबसे डेंजरस पार्ट पता है क्या? ये क्राइसिस रिच लोगों तक नहीं पहुंचता, ये सिर्फ मिडिल क्लास को ही तोड़ता है। वही लोग जो एसआईपी कर रहे हैं, जो ईएमआई भर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि इस साल थोड़ा बेटर होगा। एक तरफ से जॉब इनसिक्योरिटी, दूसरी तरफ से इन्फ्लेशन, तीसरी तरफ से लोन का प्रेशर, और फिर ये लोग बोलते हैं पेट्रोल थोड़ा महंगा ही तो हुआ है। नहीं, ये लाइफस्टाइल कंप्रेशन है। उदय कोटक, कोटक महिंद्रा बैंक का फाउंडर, CAI समिट में पब्लिकली बोले, द शॉक इज कमिंग एंड इट्स कमिंग बिग। ये कोई रैंडम ट्विटर अकाउंट नहीं था, ये वो आदमी था जो इंडिया के बिगेस्ट बैंक में से एक को चलाते हैं, ऑन रिकॉर्ड, पब्लिक में। और डेंजरस पार्ट ये है, इंडिया ने अभी तक फुल इम्पैक्ट देखा ही नहीं है, और शायद इसीलिए मार्केट पैनिक करने लगा। सेंसेक्स एक ही दिन में 1000 पॉइंट गिर गया। फॉरेन इन्वेस्टर ने 2.5 लाख करोड़ इंडिया से बाहर निकल लिया। मोदी ने इंडिया की ग्रोथ की फोरकास्ट कट की है, और सब एक ही वक्त में, सब कनेक्टेड है। और इन सब में सबसे ज्यादा कौन सफर करेगा? मिडिल क्लास। वही लोग जो एक साल से सोच रहा है कि इस साल थोड़ा बेटर होगा। उनकी ईएमआई बढ़ेगी, सिलेंडर महंगा होगा, पेट्रोल महंगा होगा, ग्रोसरी कॉस्टली होगी, सेविंग्स की वैल्यू धीरे धीरे गिरते जाएगी, और ये सब कुछ एक ही साथ होगा। अब वो सवाल जो सीधा कोई नहीं पूछ रहा है, जब इतना बड़ा डिस्ट्रप्शन होता है तो कोई तो जीतता होगा। कौन जीत रहा है यहाँ पे? अमेरिका। यूएस ने वॉर शुरू किया ऑफिशियली न्यूक्लियर थ्रेट को रोकने के लिए, लेकिन साइड इफेक्ट देखो। यूएस डोमेस्टिक ऑयल कंपनीज की अर्निंग 3 गुना हो चुका है इस पीरियड में। डॉलर और स्ट्रांग हो गया क्योंकि दुनिया ऑयल डॉलर में खरीदता है। ये बहुत ही कन्वीनियंट है। अब चाइना, ईरान ने चाइनीज टैंकर को हॉर्मुज से गुजरने की परमिशन दी है। चाइनीज टैंकर हॉर्मुज से चल रहा है, इंडियन टैंकर्स नहीं। लेकिन ये वाला पार्ट सुनो, इंडिया ने इरानियन ऑयल की पेमेंट की है चाइनीज युआन में, युआन नॉट डॉलर। एक तरफ इंडिया यूएस के साथ ट्रेड डील को निगोशिएट कर रहा है, और दूसरी तरफ सर्वाइवल के लिए चाइना की करेंसी में पे कर रहा है। दोनों को खुश करने की कोशिश, दोनों तरफ खेलने की स्ट्रेटेजी। लेकिन ये स्ट्रेटेजी में दोनों ही जीत रहा है। इंडिया सबसे डिफिकल्ट पोजीशन में खड़ा है, और इस जियोपॉलिटिकल गेम का बिल आप भर रहे हो, पेट्रोल में, ईएमआई में, सेविंग्स में। पीएम मोदी ने एक स्पीच दी, और शायद सबसे अनकंफर्टेबल बात यह है कि पीएम के पास भी आप कोई इजी ऑप्शन नहीं बचे। उन्होंने कहा गोल्ड मत खरीदो शादी में, विदेश मत जाओ, वर्क फ्रॉम होम करो, एडिबल ऑयल कम यूज करो। लोग हंसने लगा, मीम्स बने। पेट्रोल क्राइसिस में गोल्ड का क्या काम? ये सवाल ही गलत था। पीएम का मैसेज एक ही था, जितना हो सके डॉलर बाहर जाने से रोको। गोल्ड डॉलर में खरीदते हैं, विदेशी ट्रिप डॉलर में होते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग डॉलर में। देखो, गोल एक ही था, डॉलर को खर्चा करने से रोकना था। 2013 में कोई वार नहीं था, इंडिया का करंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ गया था। तब का फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम, हार्वर्ड की MBA, ऑक्सफोर्ड से PhD, उन्होंने भी यही कहा, 1 साल तक गोल्ड मत खरीदना। तब कोई क्राइसिस नहीं था, और आज वार है, हॉर्मुज बंद है, क्रूड ऑयल डबल हो चुका है, और फिर भी लोग पूछ रहा है पीएम पैनिक क्यों कर रहा है? वो पैनिक नहीं कर रहा है, वो आपको वार्न कर रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट यूजुअली तब बोलती है जब उनको पता होता है कि रियल पेन अभी आना बाकी है। एक्सपर्ट्स कहते हैं अपील होती है पहले, पॉलिसी बाद में बनती है, और वो पॉलिसी जब आएगी तब प्लेजेंट नहीं होगी। बिल्स तो आएगा, चाहे आप मानो या ना मानो, सिर्फ टाइमिंग अलग होगी। इंडिया सिर्फ वेट नहीं कर रहा है, डैमेज कंट्रोल ऑलरेडी शुरू हो चुका है। रशिया का फ्रेंडशिप इंडिया के काम आया। आज रशिया इंडिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर है। डिस्काउंटेड ऑयल, रिकॉर्ड इंपोर्ट, LPG प्रोडक्शन भी एग्रेसिवली बढ़ाई जा रही है। इंडियन नेवी टैंकर्स को एस्कॉर्ट कर रही है। रिफाइनरीज ऑलमोस्ट फुल कैपेसिटी में चल रही है। मतलब सिस्टम फाइट कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये फाइट अनलिमिटेड नहीं है। हर रिजर्व का एक लिमिट होती है, हर वर्क अराउंड का एक एक्सपायरी होती है। 1991 में भी इंडिया ने एक इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस किया था। तब प्रेशर ने इंडिया को फोर्स किया था बदलने के लिए। रिफॉर्म्स आए, इकोनॉमी खुली, और उसके बाद 30 साल की ग्रोथ मिली। हो सकता है 2026 भी वैसे ही एक टर्निंग पॉइंट बन रहे हो, क्योंकि क्राइसिस सिर्फ प्रॉब्लम नहीं लाते, वो कंट्रीज को रिडिफाइन करते हैं। वो सिलेंडर अभी भी घर में है, अभी तक। लेकिन ये जो अभी तक है ना, ये नॉर्मल नहीं है। ये वो फेज है जहाँ शॉक ऑफिशियली अराइव नहीं हुआ, बट स्लोली बिल्डअप हो रहा है। और जब कंट्रीज को लगता है कि सब नॉर्मल है, तब भी यूजुअली सिस्टम के अंदर से प्रेशर बिल्ड हो रही होती है। कमेंट में बताइए, इंडिया इस क्राइसिस से स्ट्रॉन्गर निकलेगा या मिडिल क्लास इसकी सबसे बड़ा बिल पे करेगा? क्योंकि हिस्ट्री में क्राइसिस सिर्फ गवर्नमेंट को टेस्ट नहीं करता, मिडिल क्लास के सपने को भी टेस्ट करता है।